So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical. Class 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हमारी पहली क्लास है। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल के डिस्कशन करी थी, उसमें हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और आरडी शर्मा से भी हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, आज हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। क्या कहता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है जिसमें एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होना, एक्स और वाई, यू और वी, एस और टी। लीनियर का मतलब क्या होता है? उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होना। पेयर का मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन होना। तो अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की डिस्कशन करूं तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन बन गए। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। So these are the two equation which is known as pair of linear equation in two variables। ठीक, ये बेसिक बात है, पहले इसको नोट करो। चलिए बच्चा, अब ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर होते हैं, तो आप ये टेबल अच्छे से समझ लीजिए। क्या है? मैंने आपको तीन केस दिए हैं, तीन केस में पेयर ऑफ लाइन दिया, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, अब आपको ये पेयर ऑफ लाइंस नजर आ रही है। अब आपको ये बताना है कि पेयर ऑफ लाइन, देखो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन है तो इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो भी हम आगे देखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है, एग्री? तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में वापस डालोगे तो सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखो आपको तीन केस दिए हुए, इसमें तीन पेयर ऑफ लाइन, एक एरी और एक एरी कंडीशन। आप क्या करिए, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ये तीन वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करिए। तो a1 अपॉन में a2, देखो a1 अपॉन में a2 कितना है 2/3, b1 अपॉन में b2 कितना है 3/4 और ये कितना है माइनस का 7/9, है ना? a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। यहाँ पे भी ऐसी 2/4 माइनस 3/-6 9/7। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं ध्यान से अगर समझू तो ये 1/2 है, कॉमा 1/2 है, कॉमा 9/7 है। तीसरा केस देखो 4/12 कॉमा माइनस 5/-15 कॉमा 10/30। तो 1/3 कॉमा 1/3 कॉमा 1/3। तो मैंने क्या किया, a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 और c1 अपन में c2 का रेशियो निकाल दिया। अब कंडीशन देखो क्या होती है कि अगर मैं बोलूं ग्राफिकल कंडीशन, इसकी ग्राफिकल कंडीशन क्या होती है, और एक होता है आपका एल्जेब्राइक कंडीशन। एल्जेब्राइक कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ग्राफिकल कंडीशन क्या है और एल्जेब्राइक कंडीशन क्या है, और कंपेयर करा। पहले एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करा, कंपेयरिंग रेशियो, जब मैंने कंपेयर किया तो एल्जेब्राइक कंडीशन निकलेगी और एक मेरी ग्राफिकल कंडीशन निकलेगी। अब देखिए, मैंने इसमें देखा कि मेरे तीनों अलग आ रहे हैं, यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर a1 अपन में a2 और b1 अपन में b2 इक्वल ना है तो तीसरा मत लिखा करो, सिर्फ पहले दो को देखा इक्वल नहीं आ रहे। सेकंड केस देखा मैंने, a1 अपन में a2 इक्वल आ रहा है b1 अपन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। थर्ड केस देखा मैंने, a1 अपन में a2 इक्वल्स टू b1 अपन में b2 इक्वल्स टू c1 अपन में c2। समझने की कोशिश करना, एग्जाम में आपको ये चीज दी होगी, ये और ये आपको खुद फाइंड करना है, और जब आप ये फाइंड कर लो तो इसके कुछ फिक्स रिजल्ट है वो आपको याद होने चाहिए। अगर a1 अपन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2 होता है तो एल्जेब्रिकली वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू प्रेजेंट होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी।
इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है कि a1 अपन में a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2 है तो यूनिक। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग कैसे होता है बेटा, ये रहा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एग्रीड ऑन कि एक ही पॉइंट है, एक ही सिंगल एक्स और वाई की वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एग्री? तो ये आपको दिया होगा, ये आपको फाइंड करना और इसके हिसाब से आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट, a1 अपन में a2 इक्वल्स टू b1 अपन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2, इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। याद रखना है आपको कि अगर c1 अपन में c2 इक्वल ना हो तो ऐसा को कहते हैं नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए जो लाइन बनती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो पैरेलल बनती है। पैरेलल कैसे होती है बेटा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये दोनों पैरेलल होगी, है ना। नेक्स्ट कंडीशन, a1 अपन में a2 इक्वल्स टू b1 अपन में b2 इक्वल्स टू c1 अपन, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट क्या होता है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन, सॉरी कोइंसिडेंट यहाँ पे आएगा ग्राफिकल में, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, जैसे मान लो ये एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर एक लाइन जा रही है, तो टोटल ये आप 4 पॉइंट बना के ये शो कर सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है। अब इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए और ये इसके साथ लिंक करके याद होना चाहिए। एग्रीड? चलिए जी, एक और कंडीशन आती है, दैट विल बी नोन एज कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ये भी आपको इसके साथ याद होनी चाहिए, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। देखते हैं क्या कंडीशन होती है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे कहेंगे कंसिस्टेंट। अगर आपका नो सॉल्यूशन है इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसे कहेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। लेकिन जनरली आप इसे इनकंसिस्टेंट भी कंसीडर करते हैं। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट इज आल्सो नोन एज इनकंसिस्टेंट, यानी एक ही केस है आपके पास प्योरली कंसिस्टेंट का, दैट विल बी दिस। ये कुछ बेसिक रिजल्ट है आपको जो याद रखने, इसके साथ लिंक करके ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। इन चारों को लिंक करके कुछ भी पूछ सकता है वो, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ, या यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं इनकंसिस्टेंट होते हैं ये बताओ। तो ये चार आपको याद रखने हैं, इसमें भी ये चार याद करने, इसमें भी ये चार, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। चलिए देखिए, इक्वेशन तो कैसी भी आ सकती है ना, किसी भी तरीके से आ सकती है, रैशनल इरेशनल कैसी भी आ सकती है, ये भी आ सकती है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इक्वेशन से a1 की वैल्यू निकाले, वो आ रही है 5, b1 की वैल्यू निकाले वो आ रही है -8, c1 की वैल्यू निकाले वो आ रही है +1। ध्यान रखना अगर माइनस है तो वो कोफिशिएंट में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a2 की वैल्यू निकाले तो वो आ रही है 3, b2 की वैल्यू निकाले वो आ रही है -24/5, c2 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3/5। कुछ नहीं करना, बस आपको जो जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनको एज इट इज नोट कर लेना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको सब कुछ बताना है, यूनिक है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, जो भी है सारा कुछ बताना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रेशियो कंपेयर करते हैं। तो मैंने क्या किया, a1 अपन में a2 किया विच इज 5/3। फिर मैंने क्या किया, b1 अपन में b2। बच्चा b1 कितना है -8, b2 कितना है -24/5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -8 -24 इंटू 5, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8, 8 3 24, कितना है 5/3। अब अगर a1 अपन में a2 इक्वल आ जाए b1 अपन में b2 के, तभी आगे प्रोसीड करना, अदर प्रोसीड मत करना, ठीक है। c1 अपन में c2, c1 कितना बच्चा 1, c2 कितना है 3/5, तो वही वाली बात सेम रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर a1 अपन में a2 इक्वल्स टू b1 अपन में b2 इक्वल्स टू c1 अपन में c2। बेटा इसकी क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट आप बात करेंगे क्या है,
कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट है? तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट, ब्रैकेट में लिख दोगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है? तो आप बोलोगे कोइंसिडेंट। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो कैसे दोगे, ऐसे दोगे, है ना, ये रहा, ये कोइंसिडेंट हो गया, एग्रीड। तो ये चार बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए इस रेशो के ऊपर, रेशो के साथ कनेक्ट करते हुए चार बातें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बार बार यही लगाना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड x एंड y, यानी सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा इसके लिए दो मेथड होते हैं, पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक एक करके दोनों समझाया था। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, आपके पास दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, आपके पास दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन कहता है एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे की टर्म में और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि फ्रॉम सेकंड, मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली 3 माइनस 2y, कैसे, प्लस का 2y उधर जाके माइनस का 2y, तो x की वैल्यू होगी 3 माइनस, पुट इन फर्स्ट, पहली में पुट कर दी, सेकंड से निकाली पहली में पुट कर दी, तो 7 ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस 2y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, एग्रीड। 21 माइनस 29y है ना इक्वल्स टू 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 29y, कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 29y, तो 19 अपॉन में 29y आपके पास आ गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, x की जगह x ही रहने देंगे, y की जगह कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 29 है ना इक्वल्स टू 3, तो x प्लस 38 बाई 29 इक्वल्स टू 3, प्लस का 38 बाई 29 हो जाके माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7, 87 माइनस 38 बाई 29, ये 9 बचा, 5 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 49 बाई 29, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 49 बाई 29 और y इक्वल्स टू 19 बाई 29, so this is the substitution method for finding the value of x और y, ठीक। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से निकालूं, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, यही करना होता है, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, मेथड वही रहेगा। अगला अगर हम बात करें इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से निकालना चाहूं, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, आपके पास सेम वही दो इक्वेशन है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर। तो इसमें हम एक एक करके वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। अगर मुझे x एलिमिनेट करना है तो मुझे x के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों 7 7 हो तब ये एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 7 से। हमेशा यही करना है कि x, और अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x के कोफिशिएंट सेम बनाओ, y को एलिमिनेट करना चाहते हो y के कोफिशिएंट सेम बनाओ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7x 14y 7 3 21, ये बात ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, 7 पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे भी और इससे भी, एग्रीड। इक्वेशन नंबर 1 को वापस एज इट इज लिख लिया। दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन फॉर फाइंडिंग x एंड y। अब क्या करें, बोलो साइन चेंज करो, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो, जैसे ही आप साइन चेंज कर दो तो मिडल वाले का साइन भूल जाना, दोनों सेम कट गए, प्लस प्लस
प्लस हो जाएगा और ये कितना आएगा 29y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन लेकिन बड़े वाले का आएगा 19, y की वैल्यू 19/20। आंसर कभी अलग नहीं आएंगे, ऐसा कभी मत बोलना सर एलिमिनेशन से अलग आंसर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन से, आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, आंसर दोनों का सेम मैच करेगा, ठीक है। अब क्या करें, बोलो सेकंड, अभी मैंने किसको एलिमिनेट किया था, x को, अब मैं किसको एलिमिनेट करूंगा, y को। देखो y को एलिमिनेट करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस का साइन है ये प्लस का साइन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। y को एलिमिनेट करने के लिए ये 2 है ये 15 है, तो आप एक काम करो 2 और 15 का एलसीएम ले लो, अगर हम 2 और 15 का एलसीएम ले 30 आएगा, तो इसको भी 30 बनाओ इसको भी 30 बनाओ। अब इसको 30 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और इसको 30 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, तो इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। लेकिन एक बात और सुनो, ये माइनस का है प्लस का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, तो या तो इसे पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई, किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करना है आपको, या तो ऊपर वाली को या नीचे। तो मैं ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर 1 को सिर्फ 2 से नहीं करता, -2 से करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाली को -2 से किया तो ये हो गया माइनस का 14x माइनस माइनस प्लस का 30y माइनस का 4, ठीक है, 15x प्लस 15 30y, क्योंकि 15 टू 30 होता है, इक्वल टू 15 3 45, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस, प्लस माइनस कट गए, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 49 बोलो। तो ये एक फ्रेम में मैंने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूशन कैसे लगता है, एलिमिनेशन कैसे लगता है। एक क्वेश्चन और लेंगे जिसपे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाएंगे दोनों, ठीक है, और फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लिया मैंने, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करा, 3 टू 6 एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे भी करते हैं, 3 टू 6 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। कुछ कट रहा है, बोलो 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा, इक्वेशन नंबर 2 में से जिसके कोफिशिएंट छोटे हैं उसमें से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 3y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, और 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पुट इन 1। सेकंड से मैंने x की वैल्यू निकाली और फर्स्ट में डाली, तो फर्स्ट में डाली, फर्स्ट में 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12, ठीक है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27 117 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12, ठीक है। फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल्स टू माइनस का 12। एग्री। चलिए आगे करेंगे, ये 2 डिवाइड में होते जाके मल्टीप्लाई, 117 माइनस कितना हो गया 47y इक्वल्स टू माइनस का 24, माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 24, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 11 141 47 डिवाइड कर देंगे, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे इसको तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, 7 3 जा 21 4 3 जा 12 13 14, तो ये y की वैल्यू कितनी दे गया 3 दे गया। पुट इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2 क्योंकि सेकंड के कोफिशिएंट छोटे हैं, 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 3 3 जा 9, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13, 13 में से 9 गया कितना बचा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एग्रीड। चलिए करिए नोट। चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, सेम वही इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी आपको। इक्वेशन कैसे बनेगी, 3 टू 6 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड देखो, कुछ नहीं है, 1 लगा दो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया,
तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो पहले x एलिमिनेट, x तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। -6 3x, एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कोफिशिएंट सेम करना। ये तो पहले ही सेम थे, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 5y, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये हो गया 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3, y की वैल्यू -3 आ गई। चलिए नेक्स्ट, अगर हम एलिमिनेट करें तो इसमें क्या करेंगे, अब हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए 4 है और ये 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 4 से नहीं -4 से करता हूँ। क्यों -4 से करता हूँ, ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो ये एज इट इज लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -4, तो ये हो गया -12 प्लस का 4y माइनस का 36, प्लस माइनस प्लस, कुछ कट रहा है बोलो, 4y से 4y कैंसिल, प्लस 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 साइन आएगा पॉजिटिव का, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन आएगा पॉजिटिव का, विच इज 30। तो 30/2 15, कितना आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 है। तो दिस इज द एलिमिनेशन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, अभी तक ना आपके पास जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसमें आपके पास x और y की यूनिक वैल्यू है, उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, जिसमें x और y की सिंगल ऐसी वैल्यू आए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जैसे ये दो क्वेश्चन है, अब मैं इन दो क्वेश्चनों में, एक तो सबसे बड़ी बात एलिमिनेशन आसान है, सब्स्टिट्यूशन जब थोड़े से कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, बड़े क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो एलिमिनेशन जल्दी हो जाता है, एक तो वो लगा सकते हैं, बेहतर ही है। और इन दोनों क्वेश्चनों को एक बार देखते हैं। मैं सिंपल, जब बोला ना हो तो एलिमिनेशन लगाया करो, अदरवाइज बोला हो तो वही लगाना है सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज क्या कुछ भी लगा दो। अब इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, मैंने एलिमिनेशन लगा दिया। एलिमिनेशन लगाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इक्वेशन नंबर 2 लिखी, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में x को एलिमिनेट करना चाह, तो इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ताकि मेरा x एलिमिनेट हो जाए। तो 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4x प्लस का 6y और 9 2 जा 18, तो माइनस 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 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो जीरो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। अब ये आया 0 = 0, है ना। अब बोलो सर ये तो प्रॉब्लम होगी, x और y की वैल्यू नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। फिर वही वाली बात, x + 2y - 4 = 0, इक्वेशन नंबर 1 है। 2x + 4y - 12 = 0, इक्वेशन नंबर 2 है ना। क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, 2x + 4y - 8 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, माइनस माइनस प्लस, 2x से 2x कट गया, 4y से 4y कट गया, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा। चलिए अब आपके सामने दो कंडीशन आ रही है, एक कंडीशन ये आ रही है और एक कंडीशन ये आ रही है, लेकिन दोनों में आप एक चीज नोट करो, x और y की वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं ट्रू फॉल्स के हिसाब से देखूं तो 0 0 के इक्वल हो सकता है, एग्रीड और नॉट, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, गलत थोड़ा ना है, 0 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्या 4 कभी 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं, फॉल्स हो गया। तो जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ना आए तो आपके पास दो केसेस बनेंगे, एक ऐसा केस बनेगा जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल, जैसे 18 18 के इक्वल होता है, -9 -9 के इक्वल होता है। आपको ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चेक करना है कि सही है या गलत है। यहाँ पे इक्वालिटी देखी, क्या दोनों नंबर सही है, जरूरी नहीं है 0, 18 18 भी हो सकता था। क्या दोनों नंबर सही है, बोला ट्रू। क्या दोनों नंबर सही है, बोला फॉल्स, क्योंकि 4 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ट्रू वाली कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, बट फिर भी आप ये बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और फॉल्स वाली कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। फॉल्स वाली कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो कभी आपके सामने इस तरीके का केस अराइज होगा तो आप इसको इनफाइनाइट मेनी और इसको नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन बता दिया,
नो सॉल्यूशन बता दिया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बता दिया। यूनिक सॉल्यूशन आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आप निकाल नहीं सकते। आप कंडीशन को देख के बताएंगे, कंडीशन ट्रू है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन। चलिए जी, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही। मैंने आपको पेयर ऑफ इक्वेशन समझाया, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी। सब्स्टिट्यूशन समझाया, एलिमिनेशन समझाया, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने निकलवाए, और ट्रू और फॉल्स की कंडीशन पे क्या सॉल्यूशन बनते हैं वो बताया। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन समझाऊंगा कि ये इक्वेशन है, इसको कैसे फॉर्म करते हैं। छोटी क्लासेस में भी आपने लीनियर इक्वेशन के साथ डील किया होगा, बस मेरा आपको काम वहां पे क्या होगा, इक्वेशन बनाने का होगा, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बेटा आपने खुद करनी है ज्यादा से ज्यादा। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे एक दो क्वेश्चंस करा दिए, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करो। और कोई भी अगर आपके पास डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं आपको डाउट प्रॉपर तरीके से वीडियो सोल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पे। ठीक है, चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, कंटेंट पे कमांड बनाते रहिए। जितना कंटेंट आपका स्ट्रांग होगा उतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चंस अपने आप को चेंज करते रहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में आ सकता है, रूट में आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं, किसी तरीके से भी आपकी इक्वेशन आ सकती है। आपको हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। इस पार्ट में इतना ही। ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए बच्चा।